स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th एंड 12th के चैनल पे। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने एटम का वन शॉट डिस्कस किया था और आज हम लोग न्यूक्लियाई का वन शॉट करने वाले हैं। दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत आसान हैं। और जैसा कि बात हुई थी कि पहले हम एटम और न्यूक्लियाई के वन शॉट निपटा के उसके बाद फिर हम लोग इसके PYQ क्वेश्चन कर लेंगे। अब एटम के अंदर हम लोग एटम के अंदर तो थे, एटम चैप्टर के अंदर हम लोग एटम के अंदर तो थे, लेकिन हम न्यूक्लियस के अंदर नहीं गए थे। लेकिन जो ये चैप्टर है न्यूक्लियाई, इसमें हम न्यूक्लियस के अंदर जाने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं जहां से हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, जहां हर साल क्वेश्चन छाए रहते हैं, वो है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर सवाल, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या फिर एक टॉपिक आता है इसमें बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी कैसे निकालें या मास डिफेक्ट से एनर्जी कैसे निकालें। वो वाले सवाल आप सबको पता है, अब तक तो आपके सबके स्कूल में प्री बोर्ड हो गए होंगे, तो आप सबके एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए जरूर होंगे। चलिए, तो न्यूक्लियाई के ऊपर बात करते हैं वन शॉट की। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले। बेसिक बातें तो आपको पता ही है कि एक एटम होता है और एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। मतलब एक नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 हैं, कैल्शियम में 20 हैं, नियॉन के अंदर, ऐसे करते करते हमारे पास सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं और ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तो हम सब जानते ही हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 एंटिटीज नेमली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, है ना। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है इनसाइड द न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स। अब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है हम सब जानते हैं, पॉजिटिव। हम कितनी बार ऐसा बोलते आए हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन उसी कारण से आप कह सकते हो जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल चार्ज, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बेसिक बात, एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहली बात तो हर एक एटम की एक पहचान है, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर 2 एटम्स का सेम है, इसका मतलब वो सेम एटम्स हैं। मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर एक एटम की यूनिक पहचान होती है और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उसका एटॉमिक नंबर। और ये हर एक एलिमेंट की, एटम की एक यूनिक प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो एक ही हो सकता है सोडियम। इस दुनिया में और किसी का भी एटॉमिक नंबर 11 नहीं हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब कई बच्चे ऐसे भी याद करते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लेकिन ये सिर्फ तब वैलिड है जब एटम न्यूट्रल हो। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, जैसे कि किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सिर्फ तब बराबर होता है जब एक एटम न्यूट्रल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई फॉर, नोट का पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं चाहे, कि फॉर न्यूट्रल एटम्स एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर तो है ही, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन फॉर आयंस, जो आयंस होते हैं हमारे पास, कैटायन हो गए, एनायन हो गए, इनके लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होता है, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता। क्योंकि आप सबको पता है कि जो आयंस होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेके या देके। तो आप ऐसे मत याद करो कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर न्यूट्रल एटम जिनके ऊपर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स, उस केस में बराबर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ऐसे मास नंबर, अब न्यूक्लियस
के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड माना जाता है, तो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं यानी कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, इसको कह दिया जाता है मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। आप सबको पता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो इससे हमें मास नंबर मिल जाएगा, बेसिक सी बात है। फिर आते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स आपने शायद नाम सुने हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में आइसोटोप्स की बात है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स मतलब ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर जो हो वो अलग अलग हो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं हाइड्रोजन की, तो आप सबको शायद पता हो, क्योंकि ये हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है और 11th में पढ़ा हुआ है, कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। अब इन तीनों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, यानी कि 1,1,1, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो अलग अलग है। एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। आप सब समझते हो क्यों? हालांकि सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक ही है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग होंगे ना। इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एक भी नहीं, 1-1। बेटा आपको शायद पता हो, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एक, और इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2। तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनके पास सेम होंगे, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन मास अलग अलग होगा। तो एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर होगा। इन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोटोप्स कहा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी लोगों के आइसोटोप्स हैं, जैसे कि क्लोरीन। अब क्लोरीन के केस में क्या होता है बच्चों? क्लोरीन के पास हमारे पास ये Cl है, ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास 17 है, ये हमारे पास 17 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन क्लोरीन 35 और 37 दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि भैया आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अगर न्यूट्रल है तो केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सेम रहती हैं, लेकिन मास अलग होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ तो 17 प्रोटॉन है, इसके पास भी 17 है सॉरी। और ऐसे अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 35 में से हमारे पास क्या चले गए बच्चों? 17। तो हमारे पास 18 क्या आ गए? न्यूट्रॉन्स आ गए इस वाले केस में, कि नहीं बच्चों? 18 क्या आ गए? और यहाँ पे अगर बात करें तो 20 क्या आ गए हमारे पास? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स अलग हो गए, जिसकी वजह से मास अलग हो गया, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या रहा? सेम। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें, यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले, नोट के पॉइंट किए कि आइसोटोप्स जो हैं उनकी सेम क्या होती है? फिजिकल सॉरी सेम क्या होती हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इन सब की डिफरेंट क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जिसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मास अलग होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। डन है। अब यहाँ पे सवाल आता है एवरेज एटॉमिक मास का। यार देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो यार हाइड्रोजन का तो मास नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ऐसे ही क्लोरीन का 35 भी है, 37 भी है। तो मैं उसका मास 35 मानूं या 37 मानूं, तो हम क्या करते हैं? आइसोटोप्स वाले केस में हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं लेकिन एवरेज ऐसे नहीं निकालते कि भाई 35 + 37 / 2, ऐसा नहीं, क्योंकि आइसोटोप्स हमारे एनवायरनमेंट में इक्वल अमाउंट में नहीं है। जैसे कि क्लोरीन है, अब इसका जो ये 35 वाला आइसोटोप है, ये अप्रोक्सीमेटली 75% दुनिया में पाया जाता है। ये मैं आपको एग्जैक्ट डेटा ही दे रहा हूँ। और जो 37 वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 25% पाया जाता है। अब अगर दोनों 50-50% पाए जाते होते तो हम क्या करते? 35
प्लस 37 डिवाइड बाय 2 एवरेज आ जाता। लेकिन अगर ये अलग अलग अमाउंट में होते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं आओ, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत कम आए हुए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, PYQ में तो शायद एक भी ना मिले, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर सवाल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट या न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर आते हैं। चलिए, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 1735 हमारे पास 75% है, और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 1737 हमारे पास 25% है। अब हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज ऑफ एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो आपका जो परसेंटेज है 75, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, और ऐसे आपका जो परसेंटेज है 25 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, और फिर हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि परसेंटेजेस के हिसाब से निकालेंगे। जैसे कि 35 वाला जो है वो हमारे पास 75% है, यानी कि 75 अपॉन में 100 आ गया, प्लस 37 वाला हमारे पास 25% है, तो 25 अपॉन में 100 आ गया। अब अगर हम इन्हें सॉल्व कर दे तो आंसर आ जाएगा 35.5, और वो तो भैया आपको पता ही है कि 35.5 आना ही है, क्योंकि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो हम यूज़ करता है वो 35.5 है, वो तो आप कैलकुलेट कर लेना। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो आंसर है वो 35 और 37 के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि हम दो चीज़ों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर 35 और 37 के बीच में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसके करीब आता है आंसर? जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। जैसे कि 35 वाले की परसेंटेज 75% है, जिसके वजह से आंसर 35 वाले के ज़्यादा पास आया, 35.5। मान लो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती, इसकी वाली 80 होती, 90 होती, और उसकी परसेंटेज 10-15 होती, तो वहाँ पे फिर आंसर 37 के पास आता, जैसे कि 36.5, 36.8, ऐसे करके जो भी आंसर आता वो आता। तो इसके ऊपर हम लोग PYQ में देखते हैं क्वेश्चन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल ज़्यादा आते नहीं है, क्योंकि ये 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं सेम, और सेम टॉपिक 11th में भी आ चुका है। लेकिन आइसोटोप्स में हम लोग उनके मास को कैसे निकालते हैं? एवरेजली निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हाइड्रोजन जो है उसका जो मास है 1 है, 2 है, 3 है। अब हम हाइड्रोजन का मास तो 1 मानते हैं, लेकिन आप ये बात ना भूले बेटा कि जो हाइड्रोजन है उसका जो 1 वाला आइसोटोप है वो इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 99% है। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन 99% है। वहीं पे हाइड्रोजन 2 वाला 0.08% भी मान के ना चलो है, आप 0.8% मान लो, मतलब आप समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 99% है, ये 1% से भी कम है, और ये तो भाई साहब ना के बराबर ही है, 10 की पावर ऐसे जाती है माइनस में 4, -5, -6%। यानी ये दोनों का अमाउंट इतना ज़्यादा कम है कि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो आंसर 1 के बहुत ज़्यादा पास आता है, जिसकी वजह 1.00000002 ऐसे कुछ आता है, 1.003 ऐसे कुछ आता है, जिसकी वजह से उसे हम राउंड ऑफ करके 1 ही मान लेते हैं। तो ये आप समझें कि एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है उन लोगों का जिनके आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, सबके आइसोटोप्स भी नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट अपने आइसोटोप्स देगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं यहाँ पे, और आ रहा है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब आप सबको शायद याद हो कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने मास और एनर्जी की इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं दिया था हमें, तो उनसे पहले ये माना जाता था कि जो मास है और जो एनर्जी है वो अलग अलग चीज़ें। इनसे पहले ये मानते थे कि जो ये ब्रह्मांड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसमें से 2 है मास और एनर्जी, तो मास और एनर्जी को अलग अलग माना जाता था। लेकिन आइंस्टाइन जी ने एक अपनी इक्वेशन दी, आप सबको पता है, और वो इक्वेशन क्या थी कि एनर्जी जो है वो बराबर है मास इनटू में स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के, जिसको अगर हम लोग
शॉर्ट में लिखें और ज़्यादा फेमस वो इसी तरीके से है, विच इज़ E इज इक्वल टू mc²। ये काफ़ी फेमस है ऐसे। तो E इज़ दी एनर्जी जो कि हम एक मास से निकाल सकते हैं, m जो कि मास है जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ इन वैक्यूम 3 × 10⁸। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर हमारे पास एक लाइट है, अगर हमारे पास लाइट है तो मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं दौड़ाता हूँ तो उसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यार देखो, जब हम पैदा होते हैं तो हम मास या एनर्जी इनटेक करते हैं। देखो, आप सबको पता है कि डेली लाइफ में हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें एनर्जी है, जिसको कैलोरीज में नापते हैं हम लोग। अब अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज खाता हूँ और यूज़ कम करता हूँ तो वो कैलोरी मास में कन्वर्ट भी चली जाएगी। इसका उल्टा भी किया जा सकता है, अगर मैं अपने शरीर में ज़्यादा एनर्जी खर्च करूँ और खाऊं कम तो मेरे शरीर का मास किस में कन्वर्ट होता रहेगा, एनर्जी में, और यही तो E इज इक्वल टू mc² है। डेली लाइफ में जो हम लोग रिएक्शन करवाते आए हैं, जिसमें हमने मान लो एक छोटी सी रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और वह HCl के अंदर हमने जिंक डाला और बन गया ZnCl2 प्लस में H2, और आप सब जानते हो इसमें लार्ज अमाउंट में हीट बनी। अब यार ये हीट जो है वो एनर्जी कहाँ से बाहर आई, तो आंसर है इस रिएक्शन में मास जो होता है हल्का सा वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इतनी कम एनर्जी यहाँ पे निकलती है कि जो मास में डिक्रीज हुआ है वो इतना कम होता है कि नोटिसेबल नहीं होता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने जब न्यूक्लियर रिएक्शंस के डेटा देखे तो उन्होंने क्या देखा कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा मास में कमी आ रही है। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का नहीं है, मास कम हो रहा है। और फिर बहुत सारी रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि एक्चुअली मास ही है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। जो इतनी सारी एनर्जी निकल रही है वो एक्चुअली कैसे निकल रही है, क्योंकि वो मास ही कन्वर्ट हो रहा है किस में, एनर्जी में। यानी कि उन्होंने ये समझाया कि मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में, और एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। दे आर बेसिकली इंटरचेंजेबल, इसको एक को दूसरे में और दूसरे को एक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। E is equals to mc²। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वन कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है E is equals to mc² के हिसाब से। यानी अगर मुझे पता है कि 1 ग्राम मास में कमी आ रही है तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि कितनी एनर्जी निकलेगी, और अगर मुझे ये पता है कि कितनी एनर्जी निकल रही है तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कितने मास में कमी आएगी। यानी अगर मैं अभी इसी वक्त कैलकुलेट करूँ तो मैं ये जान सकता हूँ कि अगर मैं अपने शरीर में इतनी एनर्जी खर्च करता हूँ तो मेरी बॉडी में इतना मास कम हो जाएगा, और अगर मैं इतनी एनर्जी खाता हूँ तो मेरा मास इतना बढ़ जाएगा, एज्यूमिंग दैट कि सब बायोलॉजिकली सेम मेटाबॉलिज्म में है। चल, तो यहाँ पे हमारे पास आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स डेंसिटी, यानी E इज इक्वल टू mc² का क्या करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे क्योंकि इसको हम बाइंडिंग एनर्जी से जोड़ देंगे। यानी बाइंडिंग एनर्जी और ये मास एनर्जी इक्वेशन ये आपस में थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे, और जब हम इसके PYQ कर रहे होंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स डेंसिटी के ऊपर कि न्यूक्लियस का साइज क्या है और डेंसिटी क्या है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में बहुत सारे एटम्स हैं, अलग अलग प्रकार के एटम है, 118 120 अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं, क्योंकि इतने एलिमेंट्स भी हमारे पास। अब हर एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी आपके हिसाब से सेम होगी या अलग अलग? तो भाई हमारी कॉमन सेंस तो कहती है कि अलग होनी चाहिए, क्योंकि कई न्यूक्लियस बड़े हैं, कई छोटे हैं, किस में मास ज़्यादा है, किस में मास कम है, तो जो डेंसिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर एटम्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, हम सब जानते हैं कोई एटम ज़्यादा भारी है कोई कम, अगर एटम्स की डेंसिटी अलग अलग होती है तो न्यूक्लियस की डेंसिटी अलग होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, आयरन जो कि लोहा है, दोनों की डेंसिटी में बहुत फर्क है, तो उनके न्यूक्लियस में भी डेंसिटी में फर्क होना चाहिए। बट एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे इतना बताओ, क्या ये कहना ठीक है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास नंबर के? तो आंसर इज यस। जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी,
उसकी वॉल्यूम, ये तो कॉमन सेंस है, जितना मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस की वॉल्यूम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। 4/3 को अगर मैं प्रोपोर्शनल में कंज्यूम कर दूं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली ए आ जाएगा, और आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/3। अब अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देता हूँ तो कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास कितना, आर नॉट, और ये आर नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.2 इंटू में 10 की पावर -15 मीटर, जो कि हर एक के लिए कांस्टेंट है। तो अभी फिलहाल हमने ये देखा कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का, ये अगर एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो अभी हम इसके रेडियस की बात कर रहे हैं जो कि कैपिटल आर है, और वो आ गया है आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है जी। अब इससे क्या साबित होता है, अच्छा जी, अब अगर मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम मास कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस का, लेट्स से न्यूक्लियस का मास है m, मतलब एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसको हम लोग मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक न्यूक्लियॉन का मास है m। अब आप छोटा m, अब आप शायद ये ना सोच रहे हो कि यार न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो दोनों का मास अलग अलग होगा। शायद आप लोग जानते हो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग बराबर होता है, 1.67 1.67, 10 की पावर -30, 10 की पावर -27, 10 की पावर -27, दोनों का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभी, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं यहाँ पे एक बात लिखूं अगर कि वेयर जो ये छोटा m है वो है मास ऑफ, या तो कह लो प्रोटॉन या तो कह लो न्यूट्रॉन, एक ही बात है, या तो मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कह लो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, और एक का मास है m और a नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो डेंसिटी क्या आ गई, ये 4/3 ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया हमारे पास 4 पाई, और ऊपर हमारे पास है ma। अब मैं आर क्यूब की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट ए की पावर 1/3 अगर यहाँ पे लिख देता हूं, और इसका अगर मैं कर देता हूं क्यूब, तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3m a से a, ये a की पावर 1/3 का क्यूब a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब आपको ये मैं बता चुका हूं कि m जो है वो कांस्टेंट है, 1.67, 10 की -27, 4 हमारे लिए कांस्टेंट है, पाई हमारे लिए कांस्टेंट है, और आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख चुके हैं जो कि कांस्टेंट है, 1.2 10 की -15 कांस्टेंट है। तो क्या ऐसा बोल दें कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट। यानी कोई भी एटम का, कोई भी, आप यूरेनियम उठा लो, आप हाइड्रोजन उठा लो, आप आयरन उठा लो, आप कोबाल्ट उठा लो, आप जिंक उठा लो, आप मैग्नीशियम उठा लो, आप नोबल गैस उठा लो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट आएगी। बड़ी हैरान कर देने वाली बात वैसे ये है। चलिए ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, देखो हमारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ हमने जोड़ के रखना है। उसूलन अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं उन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन पे तो क्या होता है, चार्ज, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब सारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने में कितनी एनर्जी लगती है, या ऐसा कह लो जब हम न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, सारे न्यूक्लियॉन्स को अगर हम एक दूसरे से दूर कर देंगे, सारे न्यूक्लियॉन्स को अगर हम एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, तो न्यूक्लियॉन्स के दूर जाने पे हमें कितनी एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी। मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर मान लो 35 न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसमें 17 मान लो क्या है प्रोटॉन और 18 मान लो क्या है न्यूट्रॉन, है ना, दोनों। अब मैं चाहता हूँ वो सारे एक दूसरे से इंडिविजुअली दूर हो जाएं, इतने दूर हो जाएं कि एक दूसरे पे कोई फोर्स ना लगा सके। तो मुझे उन्हें कितनी एनर्जी देनी होगी, उन सबको इंडिविजुअली दूर करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना भाई। तो क्या लिखा हुआ है देखो, वी नो दैट द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, therefore the mass of the nucleus is equal to the total mass of individual proton neutron।
However, the nuclear mass m is always found to be less than this. अब जो मास होता है वो हमेशा इससे कम रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैं इसकी डेफिनेशन तो लाया था यार, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है क्या? इसको हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी देर लग रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, चाहे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियॉन्स को कितना एनर्जी दें कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, इसे कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। अब बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है एक्चुअल, देखो बाइंडिंग एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है, और एनर्जी को निकालने के लिए हम लोगों ने आज एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, E=mc²। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि न्यूक्लियस के मास में कितने चेंज है, मास में कितना डिफेक्ट है, तो उसको c² से मल्टीप्लाई करके मैं एनर्जी निकाल सकता हूं, है ना। तो पहली बात, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हम डेल्टा m बोलेंगे। मैं आपको समझाता हूं क्या है। सबसे पहली बात तो डेल्टा m होता क्या है? डेल्टा m होता है न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है, विच इज m। ये न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है। न्यूक्लियस का एक्चुअल मास मतलब जो कि किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस मास को एक्चुअली ऐसे निकालूं कि कितने मेरे पास प्रोटॉन्स हैं इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने मेरे पास न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे आते हैं? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, A मतलब मास नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं न्यूट्रॉन के मास से, तो सबसे पहली बात तो ये जो मुझे मिलेगा पूरा, ये मिलेगा मास ऑफ न्यूक्लियस। इतना हिस्सा मुझे मिलेगा मास ऑफ न्यूक्लियस, जो कि मैंने कैलकुलेट किया है। और ये क्या है? ये भी है मास ऑफ न्यूक्लियस जो किताबों में लिखा होता है। तो मास ऑफ किताबों वाला न्यूक्लियस और मास जो हमने निकाला, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो इससे मुझे मिल जाएगा कितना मास में चेंज आ रहा है। और अगर मुझे ये निकालना हो कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी आएगी, तो मास में बदलाव को हम c² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसी कैलकुलेशन कहती है कि अगर मास डिफेक्ट एक AMU का आया, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट का आया, 1 एटॉमिक मास यूनिट आप सब जानते होंगे, अगर किसी में मास डिफेक्ट एक एटॉमिक मास यूनिट का आया, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो मास डिफेक्ट है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। यानी अगर किसी न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट एक AMU का हमें मिलता है, अगर किसी न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट हम कैलकुलेट करने जाएं और वो एक AMU का हमें मिले, तो उसमें कितनी एनर्जी, यानी मान लो एक रिएक्शन हो रही है, ऐसा समझ लो, या एक न्यूक्लियस के अंदर हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने से पहले हम उसमें मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट आया मान लो 1 AMU का, तो 1 AMU जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, अक्सर इतना नहीं आता है, लेकिन अगर मैं मास डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 1 AMU का मास डिफेक्ट आ जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जानते हो बट ये वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग PYQ में करेंगे। आई गारंटी PYQ में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके ऊपर ना मिले, क्योंकि भैया हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको मास ऑफ क्या दे देंगे? न्यूक्लियस, और आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दे देंगे, उनको माइनस करके आपको पहले मास डिफेक्ट निकालना है, फिर c² से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है? एनर्जी निकाल देनी है। डन है जी। चलिए, इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम लोग बात कर लेंगे। अब यहाँ पे एक तो ये है कि मास डिफेक्ट के फॉर्म में बात होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक रिएक्शन के फॉर्म में बात होती है। जैसे कि फॉर अ रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है मान लो, जिसमें आपको बोल रखा है कि जो A है वो टूट रहा है और क्या बना रहा है? B और C। तो उस केस में एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो वहां पे भी सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो जो मास ऑफ A है उसमें से आप माइनस कर दोगे मास ऑफ B प्लस मास ऑफ C। यानी देखो, ये तो आइंस्टाइन जी वाली बात ही हो गई ना
कि जब भी रिएक्शन होती हैं, खासकर न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें मास में हमेशा डिफेक्ट आता है, मास में हमेशा कमी आती है। वो कैसे निकालेंगे? तो पहले निकाल लेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, फिर निकाल लेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और दोनों को माइनस कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा? मास डिफेक्ट। और अब अगर हमें क्या निकालनी हो? एनर्जी, तो जितना भी हमारे पास मास डिफेक्ट आया है अगेन c² से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर मास डिफेक्ट आता है 1 AMU का, तो उससे जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी 931.5। तो आपका टाइम बच जाएगा ना। अगर आपका मान लो मास डिफेक्ट आया 2 AMU का, तो 2 AMU को सीधा आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके कैसे? 931.5 से मल्टीप्लाई करके। तो भैया बाइंडिंग एनर्जी निकालने के ऊपर क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक आता है आपको न्यूक्लियस का मास वगैरह दे देंगे, तो न्यूक्लियस का असली मास माइनस जो हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर एक रिएक्शन दे देंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे देंगे, उनके मास को माइनस करके मास डिफेक्ट निकलेगा और फिर उसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 1 AMU में 931.5 होते हैं। लेकिन ये तो हुआ कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि कितनी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जिसको मास नंबर बोलते हैं। तो देखो यार, अगर किसी के पास बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि हमने बताया कितनी एनर्जी देनी पड़ती है न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे दूर करने के लिए। इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है बच्चों कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है तो न्यूक्लियर स्ट्रांग है, ऐसा जज करना मुश्किल होगा। यार देखो, मेरी टीम जो है वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये तब होगा जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इक्वल हो। अब मेरी टीम एक पहाड़ तोड़ देती है 5 दिन में, आपकी टीम पहाड़ तोड़ती है 7 दिन में। तो अभी ऐसा सुनने में भले लग रहा हो कि भाई मेरी टीम स्ट्रांग है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स की तो बात ही नहीं की। मेरी टीम पहाड़ भले 5 दिन में तोड़ती है, लेकिन उसके अंदर 10 मेंबर्स हैं। आपकी टीम पहाड़ को 7 दिन में तोड़ देती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। अब बताओ किसकी टीम स्ट्रांग है? 2 दिन में 2 लोगों ने 7 दिन में पहाड़ तोड़ दिया, और वहीं पे मेरी टीम में 10 लोगों ने 5 दिन में तोड़ा था। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टीम स्ट्रांग है। अगर आपकी टीम में हर एक बंदे के हिसाब से बात करें तो 7 दिन में अपने पहाड़ तोड़ा, तो 2 बंदे हैं, उस हिसाब से बात करें तो हर एक बंदा, अगर हम मान लो वहाँ पे ऐसे इस तरीके से बात करें तो हर एक बंदा 3.5 दिन के एवरेज पे वहाँ पे लगा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 7 दिन में 2 लोगों ने मिल के पहाड़ को तोड़ दिया, वहाँ पे 10 लोगों ने मिल के 5, तो वहाँ पे अगर मैं 2 करूँगा तो वहाँ तो दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली वी आर सेइंग कि यार सिर्फ ये देख के कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे डिपेंड करता है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, है ना भाई। तो द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, उसके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में उसको तोड़ना, इससे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब अगर हम बात करें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे लिखेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, उसको बस हमें न्यूक्लियॉन से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्राफ आएगा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को दिखाएगा। एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये ग्राफ दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और यहाँ पे दिखा रहा है मास नंबर, कि भैया क्या क्या मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे। आप देख सकते हैं कोई भी रेगुलर पैटर्न यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, बस ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी होगी, कि जो हाइड्रोजन 2 वाला है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ऐसे वहीं पे 2 पॉइंट कुछ के आसपास है हाइड्रोजन 3 की, फिर ऐसे हीलियम है, लिथियम है, फिर कार्बन है। देखो ऐसे वेरी कर रही है जिगजैग, और फिर आगे जा रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा आयरन की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.7 8.8 के आसपास।
और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर से कम होने लग गई और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन आयरन के बाद मैं कह रहा हूँ सबसे कम हो गई, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट कुछ। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ पहली बात तो आपको कैसे याद करना है, एग्जाम में कैसे इसके ऊपर सवाल आते हैं ये तो PYQ में हम बात करेंगे, लेकिन हाँ आपको ग्राफ कैसे याद करना है, सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, पता होना चाहिए। उधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाई है और इधर हमने मास नंबर दिखाया हुआ है। उसके बाद बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे वैल्यूज नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आता है, यहाँ कहीं पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आते हैं, सबसे ऊपर आता है आयरन, ये पता होना चाहिए, और फिर वहाँ पे लास्ट में यूरेनियम। 2-4 चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ऐसे पूरा ग्राफ तो प्लॉट करने को नहीं आ सकता, लेकिन ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन देंगे, लेकिन ग्राफ दे दें ज़रूरी नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको तो ग्राफ दे रखा है, तो ये पता होना चाहिए। इधर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इधर हमारे पास मास नंबर है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यहाँ पे इधर कहीं हाइड्रोजन हीलियम आ रहे हैं, लिथियम नाइट्रोजन आ रहा है, सबसे ऊपर आयरन आ रहा है, और फिर वहाँ पे एंड में कहीं पे यूरेनियम आ रहा है। चलिए अब लेकिन इस ग्राफ से हम लोग करेंगे क्या, इस ग्राफ से हम लोग क्या सीख रहे हैं, आप मुझे बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम बनाता हूँ तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के पास आ रहा है, अगर मैं उनको जोड़ के हीलियम बनाता हूँ तो बाइंडिंग एनर्जी 5 के आसपास पहुंच जाती है। यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियन पे एनर्जी बढ़ रही है। और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसका मतलब है न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है। स्टेबल होगा तो वो लार्ज अमाउंट में क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, आपको पता होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है फ्यूजन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक हल्का न्यूक्लियस लेते हैं, एक हल्का न्यूक्लियस लेते हैं और उसको जोड़ के एक भारी न्यूक्लियस बना देते हैं। अब न्यूक्लियर NCERT में या हमारे एग्जाम में ये सवाल आपको मिलेंगे कि एक्सप्लेन यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ, एक्सप्लेन using binding energy per nucleon graph that during nuclear fission and nuclear fusion दोनों ही केसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये जुड़ के क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ पे अगर हम वापस आएं तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, हालांकि ये 2 वाला है, इसके आसपास 1 है, ये जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास है हीलियम बनाएंगे, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और एज अ रिजल्ट एनर्जी निकालेगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो भी एनर्जी निकलती है। इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं बोल देता हूँ, आपको कहीं पर लिखना हो आप लिख लेना वीडियो को रोक के, कि ड्यूरिंग फ्यूजन वी एक्चुअली फ्यूज to lighter nuclei into a heavy nucleus. For an example, hydrogen is fused to form helium, and by which binding energy per nucleon increases, which makes nucleus more stable, and hence the process will release large amount of energy. अब ये सेम बात हमें मिलती है कहाँ पे, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास मान लो यूरेनियम है, अब उसको हम तोड़ के, जो कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, उसको तोड़ के हम 2 छोटे न्यूक्लियाई भी बना सकते हैं। अगेन यहाँ अलग अलग न्यूक्लियाई बनते हैं, कभी रेडॉन बन रहा है, कभी क्रिप्टॉन बन रहा है, लेकिन 2 हल्के न्यूक्लियाई बना सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप एक भारी न्यूक्लियस लेते हो जैसे कि यूरेनियम और उसको तोड़ के 2 हल्के न्यूक्लियाई लाइक मॉलिब्डेनम बनाते हो या क्रिप्टॉन बनाते हो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। हालांकि थोड़ी कम बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी हम सब जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन ही तो हो रहा है ना, और उसका कारण क्या है कि भैया हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना रहे हैं और बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। यहाँ पे यूरेनियम से अगर हम मॉलिब्डेनम बनाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा नहीं बढ़ती है, 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ती है, 1 के आसपास बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बट ये भी बहुत ज़्यादा है। आप सबको पता है, एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में, शायद PYQ में डाल दूंगा, कि एक 2 किलो का यूरेनियम का रॉड अगर एक 100 वाट के बल्ब को जलाएगा तो वो कितने टाइम चलेगा, तो आंसर बच्चों सालों आया था, ईयर्स आया था। एक 2 किलो का यूरेनियम का रॉड एक 100 वाट के बल्ब को सालों साल चलाएगा, सालों साल चलाएगा। मतलब
आप ये मान के चले आंसर 200, 300, 400 साल के आसपास आता है बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन तो दोनों में हो रही है, दोनों में एनर्जी निकल रही है, लेकिन यहाँ ज्यादा निकलती है वहाँ कम। लेकिन अभी ज्यादा कम की बात नहीं है, अभी है कि क्या एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में भी निकलती है। तो अगेन आंसर इज यस। कैसे लिखेंगे? इन न्यूक्लियर फ्यूजन we actually break down a heavy nucleus into two lighter nuclei, and due to which binding energy per nucleon again increases, and as a result nucleus become more stable which will release energy। अब सवाल उठता है कि क्या हम आयरन की न्यूक्लियर रिएक्शन अगर करवाएंगे तो हमें कोई फायदा होगा? आयरन के आसपास कोबाल्ट निकल बैठे होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए। बहुत सिंपल है, क्या आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के कोई फायदे हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले से ही बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। एंड ड्यू टू विच अगर हम इनकी न्यूक्लियर रिएक्शंस कराएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी में गिरावट आएगी, न्यूक्लियस और अनस्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि आपको देनी होगी। और हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आयरन या उसके आसपास के लोगों की न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है, बहुत बेसिक सा, वो है न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज हमने 11th क्लास में ही पढ़ रखी है। पहली प्रॉपर्टी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है, वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे 0 है। अभी मैं न्यूक्लियस, ये पहली बात तो डिस्टेंस बहुत छोटा है, फेम्टोमीटर में बात हो रही है, एफएम में बात हो रही है, फेम्टोमीटर। अगर डिस्टेंस फेम्टोमीटर में 1 फेम्टोमीटर से भी छोटा है, मतलब कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ये 0 है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस के बाहर आऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम, रैपिडली कम होगी, फिर धीरे धीरे ये 0 की तरफ बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। आप सब जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे न्यूक्लियस के बाहर आएंगे ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? रिपेल करने लग जाएंगे। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर तक अप्रोक्सीमेटली 1 फेम्टोमीटर तक, विच इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती है, फिर रैपिडली कम होकर ये नेगेटिव में आ जाती है बिकॉज रिपल्शन होने लग जाती है, फिर ग्रेजुअली दूर जाएंगे तो आपको पता ही है वो रिपल्शन भी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होने लग जाएगी। बट लास्ट पॉइंट विच इज एक्चुअली अ वेरी यूनिक पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता है, और वो ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली वो स्पिन डिपेंडेंट होती है, लेकिन आपको इतना पढ़ना है कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जितनी न्यूक्लियर फोर्स है उतनी ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होगी, और उतनी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होगी, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये स्पिन डिपेंडेंट होते हैं कि वो कैसे घूम रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, वो चार्ज पे डिपेंड बच्चों नहीं करती। समझ गए? और मैं आपको दोबारा बोल दूं, ये ग्राफ भी एग्जाम में बहुत बार बनाने को आया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार ये ग्राफ यानी कि बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल, चाहे वो इस वाले इक्वेशन के ऊपर हो चाहे वो मास वाले के ऊपर हो, ज्यादा इसके ऊपर आता है। मान के चलो ये तो आ ही गया है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाई थी तो वहां पे भी बात की थी। बच्चों कहने का मतलब है ये हमारा 1 शॉट हुआ। अब हम अगले लेक्चर, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ, शायद आप तक ये न्यूज़ पहुँच गई हो, नहीं पहुँची हो तो मैं बता देता हूँ कि संडे को हम लोग ला रहे हैं 99 धमाकेदार क्वेश्चन, 99 धमाकेदार क्वेश्चंस ला रहे हैं इसी चैनल पे फिजिक्स के। तो उसी में हम लोग PYQ वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और 99 धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों खजाना आ रहा है आपके पास। जुड़े रहिएगा संडे को फिजिक्स के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ न्यूक्लियाई का 1 शॉट, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान चैप्टर। जब हमारे यहाँ बच्चे क्रैश कोर्स में आते हैं 1 हफ्ता पहले, हम उनको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक ही कराते हैं, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है बच्चों जी, तो आप इस चैप्टर को पढ़ें और मिलते हैं धमाकेदार 99 क्वेश्चंस में, जहाँ पे न्यूक्लियाई के क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, पेपर करीब आ रहे हैं। सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।